प्यारे विद्यार्थियों, अब तक हमने आवृत विजिपात्वों में जनन के अंतर्गत हमने भ्रूणपोष के विकास का पढ़ लिया है। एक बार पुनः स्मरण करवाते हैं। जब दोहरा निषेचन होता है तो दोहरा निषेचन बोलते जो भ्रूणकोष था, एम्ब्रियो सैक, ये पूरा, उसके अंदर जो 7 कोशिकाएं थी उनमें 5 नष्ट हो जाती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं, 3 प्रतिमुखी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जो अंड कोशिका थी उससे युग्मनज बन गया, जो केंद्रीय कोशिका थी उससे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बन गई। इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से फिर भ्रूणपोष का विकास कल हमने पढ़ लिया था 3 प्रकार के, फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर, दूसरा सेलुलर, तीसरा हिलोबियल। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस युग्मनज से भ्रूण का विकास कैसे होता है। ये टॉपिक अपना है, ठीक है। तो ये अपने राजस्थान बोर्ड की किताब यहाँ पे है, एम्ब्रियोजेनेसिस इस प्रक्रिया को कहते हैं। भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अपने पाठ्यक्रम में केवल द्विबीजपत्री पादपों में भ्रूण के विकास का वर्णन है। एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैसे होता है उसका कोई वर्णन नहीं है, पाठ्यक्रम में अपने नहीं है। तो सिर्फ द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसा होता है उसको पढ़ेंगे। और इस भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव और अंग्रेजी में कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब इसका सबसे पहले वर्णन पुस्तक के अनुसार इसमें लिखा है, हैंस्टीन ने किया था कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस नाम के पादपों में। कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस ब्रेसिकेसी कुल का एक पादप है, द्विबीजपत्री पादप है। तो चित्रों की सहायता से इसको समझते हैं। तो एक और आपको मैं चित्र दिखाता हूँ जिसमें ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए, ये जो पहला चित्र है इस पर चलते हैं। पहले चित्र में ये युग्मनज है, 2n है। ऊपर की तरफ हम बीजांड द्वारीय छोर मान रहे हैं, नीचे की तरफ हम निभागीय छोर मान रहे हैं। अब इसमें पहला विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का हुआ। ये पेन का कलर लाल कर देता हूँ ताकि और स्पष्ट दिखे अपने को। पहला विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती है। जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिका होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, उसमें रिक्तिका भी होती है, ये 3 छोटी छोटी सफ़ेद सफ़ेद दिख रही है। और जो निभाग की तरफ बनती है वो छोटी कोशिका बनती है, उसमें प्राय रिक्तिका नहीं होती, ठीक है। ये आपको पुनः स्मरण करा दूं कि पादपों में केवल जब बीजाणु बने थे, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, उसी समय अर्धसूत्री विभाजन हुआ था। बाद वाले समस्त विभाजन समसूत्री है, समसूत्री प्रकार के विभाजन है सभी। तो 2 कोशिकाएं बन गई। बड़ी कोशिका जो बीजाणु द्वार की तरफ है उसको हम लोग कहेंगे निलंबक कोशिका, क्योंकि उससे निलंबक का निर्माण होना है। और जो छोटी कोशिका निभाग की तरफ है उसके लिए नाम दिया एम्ब्रियोसेल, एम्ब्रियोसेल या भ्रूण कोशिका। इस एम्ब्रियोसेल को अंतस्थ कोशिका भी कहते हैं और इस निलंबक कोशिका को आधारीय कोशिका भी कहते हैं। इस निलंबक कोशिका में बाद में सिर्फ और सिर्फ अनुप्रस्थ प्रकार के विभाजन होते हैं। अनुप्रस्थ प्रकार के विभाजन है ये अनुप्रस्थ विभाजन ऐसे जो करता है। तो उसके फलस्वरूप एक के ऊपर एक ऐसे कई कोशिकाएं बन जाती है। जैसे इसमें एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ऐसे 7 से लेकर 12 कोशिकीय चुस्कांग का निलंबक का निर्माण होगा। इसमें उत्तरोत्तर केवल और केवल अनुप्रस्थ विभाजन होता है। जो निलंबक बनेगा उसकी, ये देखो, ये निलंबक की दिख रहा है, थोड़ा और लंबा हो गया। ये भी निलंबक दिख रहा है और लंबा हो गया। तो इस निलंबक की जो सबसे पहली जो कोशिका है वो अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी है आकार में, रिक्तिका युक्त है ये वाली कोशिका। इसके लिए नाम लिखा है देखो, हॉस्टोरियल सेल या हॉस्टोरियम भी बोल सकते हैं, चुस्कांग कोशिका। और बाकी जो कोशिकाएं हैं वो सभी छोटी छोटी कोशिकाएं, एक के ऊपर एक, जैसे किसी किताब के ऊपर किताब रखते जाते हैं वो। ये पूरी संरचना निलंबक है। निलंबक का कार्य है कि जो भ्रूणपोष है उससे
पोषक पदार्थों को अवशोषित कर कर परिवर्तनशील भ्रूण को पहुंचाना है। तो भ्रूण पोष से पोषक पदार्थों को अवशोषित करने का काम इस चूसकांग युक्त निलंबक का कार्य है। तो ये तो अपना जो पहले विभाजन के फलस्वरूप जो निलंबक कोशिका बनी थी, आधारीय कोशिका, उसका वर्णन हो गया। अब भ्रूण का इसका मतलब निर्माण जो होना है वो इस छोटी कोशिका जो निभाग की तरफ है उससे होना है, उसका नाम भ्रूण कोशिका या शीर्षस्थ कोशिका। इसमें पहला विभाजन जो है वो अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, अनुदैर्ध्य प्रकार का होता है पहला विभाजन। पहले दो विभाजन अनुदैर्ध्य प्रकार के, जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकीय संरचना बनती है, जिसको कहेंगे क्वाड्रेंट। 2 और 2 इसके ठीक पीछे होगा, ठीक है, अनुदैर्ध्य विभाजन। ऐसे उसमें जो हो रहा था वो था अनुप्रस्थ विभाजन, ये अनुदैर्ध्य विभाजन। अनुदैर्ध्य विभाजन होता है जिससे पहले 2 और इसके समकोण पर और अनुदैर्ध्य विभाजन हुआ। ठीक वैसे जैसे अपन नींबू का उदाहरण ले सकते हैं कि नींबू के 4 टुकड़े करने हैं तो हम लोग पहले उसको ऐसे काटते हैं, फिर इसके समकोण पर इस प्रकार से काटते हैं, है। तो सामने से देखने पर ही 2 दिखाई देते हैं, होते 4 है। चतुष्टांशक या क्वाड्रेंट कहते हैं। इस चतुष्टांशक में अगला विभाजन अनुप्रस्थ प्रकार का होता है, जिससे 4 कोशिकाओं की 2 परत बन गई। ये अष्टांशक दिखाया गया है। ये ऊपर 2 ही दिख रही है लेकिन 2 इसके पीछे की तरफ है, यानी 4 कोशिका ऊपर है, 4 कोशिका नीचे, अष्टांशक प्रकार का, ठीक है। अब इस अष्टांशक में आगामी विभाजन होता है परिणत प्रकार का। परिणत विभाजन एक प्रकार से अनुप्रस्थ, एक प्रकार से वक्रित सतह पर होने वाला, वक्रित सतह पर होने वाला अनुदैर्ध्य विभाजन ही है, ठीक है। यदि सीधा ऐसे विभाजन हो रहा है तब तो वो है अनुदैर्ध्य, लेकिन यदि गोलाई में लेते हुए ये कट रहा है, ऐसे गोलाई में लेते हुए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे परिणत विभाजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन। ऐसे ही सीधा कटता है ये अनुप्रस्थ, लेकिन ये यदि ऐसे वक्रित होकर कटे, चाप कटता है वैसे, तो उसको कहते हैं परिणत विभाजन, अपनत विभाजन। तो एंटीक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के फलस्वरूप कोशिकाओं की 2 परत बन गई, ये बाहर वाली एक परत और उसके अंदर ये दूसरी परत। जो बाहर वाली परत है उसका नाम है डर्मेटोजन या त्वचाजन, डर्मेटोजन या त्वचाजन, और जो अंदर की जो परत है उसके लिए नाम यहाँ पे जैसे दिया है ग्राउंड मेरिस्टेम, भरण विभजोतक कह सकते हैं, भरण विभजोतक। त्वचाजन या डर्मेटोजन जो है, इससे इस भ्रूण की बाहर की त्वचा का निर्माण होगा, भ्रूण की बाहर की त्वचा का निर्माण होगा, जबकि भ्रूण के बाकी सभी संरचनाएं जिसमें प्रांकुर है, बीज पत्र है, और 2 शब्द और आएंगे, हाइपोकोटाइल है, एपिकोटाइल है, ये इनमें से अधिकांश की रचना ग्राउंड मेरिस्टेम से होना है। जो हमने निलंबक पढ़ा था, निलंबक की जो अंतिम कोशिका थी, निलंबक की जो अंतिम कोशिका जो भ्रूण के संपर्क में थी, इसको मान लेते हैं, जिसको रूट कैप इसने लिखा है ना, निलंबक की ये अंतिम कोशिका। बाकी देखो ये पिंक कलर से दिखाया और इस लास्ट कोशिका को थोड़ा लाइट कलर से दिखाया, ये निलंबक की है। इससे मूलांकुर का निर्माण होना है, मूलांकुर और मूलगोप का निर्माण इससे होना है। बाकी भ्रूण के समस्त भाग का निर्माण इस ग्राउंड मेरिस्टेम से होगा, और भ्रूण की त्वचा बनेगी त्वचाजन से। अब जो भरण विभजोतक यानी ग्राउंड मेरिस्टेम है, उसकी वे कोशिकाएं जो बीज पत्र बनाएंगी, कोटिलेडन बोलते हैं अंग्रेजी में, बीज पत्र जो बनाएंगी, उनमें विभाजन अन्य की तुलना में, अन्य संरचना बनाने वाली कोशिकाओं की तुलना में तीव्र विभाजन होता है। जिससे पहले ये जो शुरुआती भ्रूण है, प्राक भ्रूण कहेंगे, प्रो एम्ब्रियो, उसकी आकृति गोलाकार है, जो बाद में हृदयाकार हो जाएगी, इस टाइप से होने लग जाती है, हृदयाकार, है ना। तो ये जो कोशिकाएं थी, ये साइड वाली, ये बीज पत्र बना रही हैं, इसलिए इनमें ज़्यादा तेज़ी से विभाजन हो रहे हैं।
और बाकी जो कोशिकाएं हैं उनमें कम तेज़ी से विभाजन होते हैं, तब ये आकृति इस टाइप से हो गई भ्रूण की। तो गोलाकार भ्रूण से इसकी आकृति हो गई हृदयाकार। और विभाजन हुआ तो ये देखो, ये एक परिपक्व भ्रूण अपने को दिख रहा है। इस परिपक्व भ्रूण में ये जो दो अपने भुजाएं जैसी दिख रही, ये है बीजपत्र। दोनों बीजपत्रों के बीच में, ठीक बीच में है, इसमें लिखा है प्ल्यूम्यूल। प्ल्यूम्यूल मतलब प्रांकुर। प्रांकुर का मतलब है जो भ्रूण का वह भाग जिससे प्ररोह का निर्माण होगा, भावी तने का निर्माण होगा, प्ररोह का निर्माण होगा, वो प्रांकुर। और ये इसका अंतिम जो किनारा जो सस्पेंसर यानी निलंबक के संपर्क में है, वहाँ होगा रेडिकल। रेडिकल मतलब मूलांकुर, जिससे भावी मूल का निर्माण होगा। दो शब्द और आते हैं, हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल भ्रूण के उस भाग को कहते हैं जो बीज पत्रों के जुड़ने के स्तर से नीचे स्थित होते हैं। बीज पत्रों के जुड़ने के स्तर से या बीज पत्रों के स्तर से नीचे स्थित भ्रूण का जो भाग है उसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। और जो बीज पत्र के जुड़ने के स्तर से ऊपर स्थित है या बीज पत्रों के स्तर से ऊपर का जो भाग है उसको कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का अंतिम किनारा प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल। हाइपोकोटाइल का अंतिम किनारा मूलांकुर। मूलांकुर के ऊपर मूल गोप और पाया जाता है, जिसको रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, मूलांकुर के ऊपर मूल गोप। तो मूलांकुर वाला भाग हाइपोकोटाइल का अंतिम सिरा है। हाइपोकोटाइल मतलब भ्रूणी अक्ष का वह भाग। भ्रूणी अक्ष, अब एक शब्द और आगे बीच में, भ्रूणी अक्ष। तो आपको एक बीज की ऐसे चने के बीज को भिगोकर यदि हम देखें, उसको हल्के से उसके छिलके को उतार कर, वो बीजावरण है, उसको उतार के देखें तो इस टाइप की ये प्राप्त होता है। ये इसके बीज पत्र हो गए, मांसल बीज पत्र। ठीक है, और एक लंबी पूंछ जैसी अंकुरित बीज है, तो अंकुरित बीज को देखेंगे निकलेगा। ये ऊपर इससे प्ररोह बनेगा, तो इसकी अंतिम जो चोटी है उसको बोलेंगे प्रांकुर। अंग्रेजी में कहें तो प्ल्यूम्यूल, PLU लिख रहा हूँ। और ये जो लास्ट वाली चोटी है, इससे ये मूल का निर्माण होगा। इसको मैं RAD लिख रहा हूँ, सिर्फ रेडिकल है वैसे, यानी मूलांकुर है। मूलांकुर और प्रांकुर को जोड़ने वाला जो काल्पनिक अक्ष है, जो अक्ष है उसको, जो काल्पनिक जो अक्ष है जो इनको जोड़ता है मूलांकुर और प्रांकुर को, उसको कहते हैं भ्रूणीय अक्ष। और ये बीज पत्र यहाँ से जुड़े तो एक प्लस जैसी संरचना बना दी। तो कलर चेंज करके आपको दिखाते हैं। अब इस प्लस जैसी संरचना के ऊपर वाला जो भाग है, ये भ्रूणीय अक्ष का भाग बीज पत्र के स्तर से ऊपर है, तो ये हो गया एपिकोटाइल या एपिकोटिल कह सकते हैं। हिंदी में नाम से पता चल जाएगा, बीज पत्रोपरिक। बीज पत्र के ऊपर वाला भाग बीज पत्रोपरिक, अंग्रेजी में कहेंगे एपिकोटाइल। एपिकोटाइल का अंतिम किनारा प्रांकुर या प्ल्यूम्यूल। ऐसे ही बीज पत्र का वह भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीज पत्र के स्तर से नीचे है, उसके लिए नाम आया मूलांकुर, उसके लिए नाम आया हाइपोकोटिल। हाइपोकोटाइल या हाइपोकोटिल, हिंदी में कहें तो बीज पत्राधार, बीज पत्र का आधार। ठीक है, उसका अंतिम किनारा मूलांकुर। मूलांकुर की चोटी या मूलांकुर के ऊपर जो है वो मूल गोप का आवरण पाया जाता है। ठीक है, ये आगे और जब हम लोग कल द्विबीजपत्री भ्रूण, एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना पढ़ेंगे, तब फिर से एक बार इस पर रिवाइज करेंगे हम। अब ये जो भ्रूण बन गया द्विबीजपत्री भ्रूण, ये इसकी संरचना पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये द्वि बीजांड के अंदर देखो,
बीजांड के अंदर ये अपने को दिख रहा है, ये बीजांड वृंत है, ठीक है। ये दो अध्यावरण दिख रहे हैं, ये बीजांड द्वार दिख रहा है, ये अध्यावरण के लिए लिखा है, ठीक है। अंदर जो नीला नीला पोर्शन दिखाया गया है वो भ्रूणपोष है, और ये भ्रूणपोष के केंद्र दिख रहे हैं, उसके अंदर गोल गोल जो दिख रहे हैं काले काले रंग के भ्रूणपोष के केंद्रक। ये अंदर जो संरचना है ये पूरी भ्रूण दिख रही है अपने को। ये देखो बीजांड द्वार की तरफ ये चुस्कांक कोशिका, और ये पूरी पूरी निलंबक, और ये पूरा पूरा भाग भ्रूण का, ठीक है। इस भ्रूण वाले भाग में नामांकन देखें तो ये दो जो भाग लटके हुए आगे दिख रहे हैं वो है बीज पत्र, ठीक है। बीज पत्र के ठीक दोनों बीज पत्रों के ये ऐसे बीज पत्र थे इस टाइप से, तो ये बीज पत्र है दोनों, और इनके ठीक बीच वाला भाग, ये ठीक बीच वाले भाग को इसने लिखा है स्टेम टिप, जिसको हम लोग मूलांकुर कहते हैं। और ये मूल वाला रीजन इसलिए क्षेत्र, इसलिए रूट रीजन, इसको हम सॉरी मैंने क्या बोल दिया था, प्रांकुर कहते हैं स्टेम टिप को, ठीक है। और जो रूट रीजन लिखा है वो मूलांकुर वाला भाग है। तो इसके अंदर ऐसे दिखाई देता है। एक वास्तविक चित्र और दिखाते हैं जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से दिखता है। ये कैप्सुला बर्सा पेस्टोरिस में का भ्रूण इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के अंतर्गत ऐसा दिखाई देता है। तो ये देखो ये पूरा बीजांड दिख रहा है, ये दिख रहा है भ्रूण, देखो ये भ्रूण है, इसमें लिखा है ना हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, हृदयाकार। ये बाहर जो ब्लू कलर से दिख रहा है पोर्शन ये अध्यावरण, ये अंदर पूरा वाला भाग भ्रूणपोष, जिस थोड़ा बहुत ये नीले नीले रंग का दिख रहा है ये भ्रूणपोष। ये बीजांड वृंत इसलिए फ्यूनिकुलस, ठीक है। तो ये द्विबीजपत्री में भ्रूण का विकास कैसे हुआ उसके बारे में पूरा वर्णन आपको मैंने बताया। इस चीज़ को हम लोग यदि नोट्स में देखना चाहें तो नोट्स में भी अलग से अपने को चित्र बना के दिया हुआ है, तो आप उसका अध्ययन करेंगे। ये चित्र दिए गए हैं, हर चित्र अलग अलग दिया हुआ है। लास्ट में ये बीजांड के अंदर कैसे दिखाई देता है वो भी चित्र दिया हुआ है। तो इसका अध्ययन कीजिए। कल हम लोग द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना वर्णन पढ़ेंगे। आज हमने द्विबीजपत्री भ्रूण के विकास का वर्णन पढ़ा है। धन्यवाद आपका।